सभी दर्शकों को प्रीति सिंह का नमस्कार और स्वागत है संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में। संस्कृति यात्रा यानी पुरातन से नूतन तक बहती भारतीय संस्कृति की अविरल धारा। इस धारा का बहाव इतना तेज है कि इसमें से कुछ ज्ञान किनारों पर भी छलक जाता है। पहले से ही इस ज्ञान को समेटने और दोबारा मुख्य धारा में समाहित करने का कार्य होता रहा है। आज भी भारत में कुछ संस्थाएं ऐसा कार्य करती हैं और इनमें अग्रणी है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी IGNCA, जहां धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य और लोक परंपराओं का अनोखा संग्रहण है। इसी संग्रह की यात्रा संसद टीवी पर चलती रहेगी और आज ही के दिन इसी समय हर सप्ताह आप तक पहुंचाएगी भारत की अद्भुत कला संस्कृति के विषय में नई जानकारी। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं साप्ताहिकी से, जिसमें आप देखेंगे किस प्रकार से IGNCA में कला संस्कृति का संग्रहण होता है। तो इसी क्रम में डालते हैं एक नजर IGNCA और इसके क्षेत्रीय केंद्रों में पिछले सप्ताह हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की झलकियों पर साप्ताहिकी में। IGNCA के जनपद संपदा प्रभाग ने हरियाली तीज के पावन अवसर पर अपना वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर हरियाली तीज उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। उत्सव में तीज बाजार भी लगाया गया, जिसमें हस्तशिल्प और पारंपरिक वस्त्र उपलब्ध थे। इसके अलावा IGNCA की महिला कर्मचारियों के लिए मेहंदी का स्टॉल भी लगाया गया। इस अवसर पर व्याख्यान का आयोजन भी हुआ, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय की प्रोफेसर शालिना मेहता मुख्य वक्ता थीं। तो इको स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा शब्द है जो इस वक्त दुनिया के सब कोने में जगह जगह जहाँ देखिए जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास, उसको दारोमदार बना के हर व्यक्ति आज किसी न किसी फॉर्म में ये मानने की कोशिश कर रहा है कि हमें फिर से दोबारा से नेचर को, धरती को एक तरह से अपने अंदर समा लेना चाहिए। केंद्र के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, शिक्षाविद श्रीमती मालविका जोशी, इग्नू की प्रोफेसर सुहास शेठ गोवेकर और जनपद संपदा के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के अनिल कुमार ने भी अपने विचार साझा किए। हरियाली तीज जो है हमारे सावन को लेकर के हमारे सभी के लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और एक प्यार भरा संदेश लेकर आते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अगर कोई रिसर्च स्कॉलर भविष्य में इस पर शोध करेगा तो वो पाएगा कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयाम पर अगर कोई शोध का संस्थान है तो वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है। शिक्षाविद श्रीमती मालविका जोशी ने झूला गीत सुनाकर श्रोताओं को आनंदित कर दिया। बनवारी अरे सांवरिया नारे झूला धीरे से झुलावो बनवारी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हरियाणा और राजस्थान के लोक कलाकारों ने लोक नृत्य और बीन वादन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र पुदुचेरी ने एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें जाने माने रंगमंच विशेषज्ञ, संगीतज्ञ और IGNCA के ट्रस्टी प्रोफेसर भरत गुप्त ने भारत में बहुभाषी रंगमंच और इसका इतिहास विषय पर व्याख्यान दिया। इससे लोगों को भारत के बहुभाषी रंगमंच की समृद्ध परंपराओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में प्रसिद्ध विद्वान आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी की स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था शब्दाद्वैत एवं ब्रह्माद्वैत का तुलनात्मक अध्ययन। IGNCA के आदि दृश्य विभाग ने नई दिल्ली में स्थित भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद और अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। राजीव गांधी विश्वविद्यालय में आयोजित इस संगोष्ठी का विषय था शैल कला, भारत का पुरातत्व, पूर्वोत्तर भारत के संदर्भ में तुलनात्मक व्याख्या।
कार्यक्रम में उपस्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने आईजीएनसीए के आदि दृश्य प्रभाग के सहयोग से अपने विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान विभाग की सहभागिता के साथ एक शैल कला संग्रहालय के विकास की घोषणा की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर रवि कोरिसेत्तर ने मनुष्य के ज्ञानात्मक विकास में रॉक आर्ट के महत्व पर जोर दिया। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर नबाम तदर रिकम ने पूर्वोत्तर भारत की शैल कला स्थलों पर अधिक शोध की आवश्यकता पर जोर दिया और अकादमिक सहयोग के लिए राजीव गांधी विश्वविद्यालय और आईजीएनसीए के बीच एक सामान्य समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव रखा। आईजीएनसीए के क्षेत्रीय केंद्र पुदुचेरी ने तमिलनाडु के पारंपरिक त्योहार आदि महोत्सव को पूरे उत्साह के साथ मनाया। केंद्र ने लोक देवता अय्यनार के इतिहास को दर्शाते हुए एक नुक्कड़ नाटक थेरुकुथु का भी आयोजन किया। ओम अय्यर नरप्पन नाटक सभा के सेल्वम और उनकी टीम ने मैरी उजावरकरी गांव के मुथुमारी अम्मन मंदिर परिसर में एक आकर्षक प्रदर्शन किया। आईजीएनसी का क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करता आ रहा है। इसी कड़ी में आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल की स्मृति में उनकी जन्मतिथि के अवसर पर विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आचार्य वासुदेव शरण अग्रवाल का वैश्विक दर्शन। मुख्य वक्ता थे नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाधवपुर विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय ने की। साप्ताहिकी के 7 दिनों से चलते हैं संगीत के 7 सुरों की ओर। संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव धरोहर में। भारत की असीम सांस्कृतिक संपदा में संगीत एक महत्वपूर्ण अंग है। कई भारतीय संगीतज्ञों ने देश विदेश में अपने संगीत की छाप छोड़ी है। ऐसे ही एक संगीतज्ञ हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इन्होंने बांसुरी को विश्व भर में एक नई पहचान दी है और अपने संगीत के माध्यम से अपना और देश का नाम ऊंचा किया है। गुरु शिष्य परंपरा से बांसुरी वादन सीखे पंडित हरिप्रसाद इसी परंपरा से अपने शिष्यों को सिखाते भी हैं। इस प्रकार उन्होंने बांसुरी के साथ साथ गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सदियों से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा की इसी धरोहर को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय और आईजीएनसीए समय समय पर एक विशेष उत्सव दीक्षा का आयोजन करता है। संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव विरासत में इसी उत्सव दीक्षा से सुनते हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को।
एक तो नाम इतना सुंदर है, दीक्षा, पहली बार सुनने को मिला। और ऐसी संस्था है जो ऐसा काम कर रही है कि मैं सोच भी नहीं सकता। और ये काम जो ये कर रहे हैं कि एक कलाकार को बुला के, उनके शिष्यगण को बुला के और एक साथ बैठने का और एक साथ बातें करने का और एक साथ गाना बजाना करने का जो अवसर दिया है, मुझे नहीं लगता कि किसी संस्था ने ऐसा सोचा भी होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये परंपरा चलती रही और ये परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये परंपरा भारत में ही नहीं सारी दुनिया में जानी चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको संगीत के बारे में, सुनने वालों के बारे में, श्रोतागणों के बारे में और ऐसी संस्था के बारे में थोड़ा ज्ञान मिलता रहे तो बहुत ही अच्छा होगा। पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया की बांसुरी से निकली मनमोहक धुनों का आनंद लेने के पश्चात संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव संवाद में भी संगीत पर चर्चा बनी रहेगी। और हो भी क्यों ना, संगीत ही तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये तथ्य वेदों और प्राचीन ग्रंथों में भी अंकित है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय शास्त्रीय गायन की सबसे कठिन विधा ध्रुपद की। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक पद्म भूषण उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर से। उस्ताद फहीमुद्दीन खान डागर एक ऐसा नाम जिसे भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में बेहद आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। ध्रुपद गायन के इस महानायक ने अपने संगीत से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ध्रुपद गायन की अमिट पहचान बनाई। उनकी गायकी में न केवल सुर ताल का अद्भुत संगम है, बल्कि उसमें अद्वितीय आध्यात्मिकता भी झलकती है। डागर वाणी ध्रुपद घराने के ये महानायक तो अब हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका संगीत सदैव अमर रहेगा। तो आइए देखते हैं IGNCA के संग्रह से संवाद सुप्रसिद्ध ध्रुपद गायक पद्म भूषण उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर के साथ। अरे मैंने नहीं कहा। हाँ, ठीक फरमाया। ये है वो सिलसिले कि जिसको आप समझें कि बुजुर्गवारों ने फरमाया कि जो ही मात्रा लेके सो ही सुर के जाना। हम जो भी राग शुरू करते हैं हम उसको ज़हनी तौर पर अंदर से इनर वे में हम उसको कायम करते हैं। मेरे वालिद के फरमाने के मुताबिक तो बहुत ही उनका बड़ा अजीम कंसेप्शन था, उन्होंने कैसे दर्शन किए होंगे। लिहाजा वो फरमाया करते थे, जब तालीम दिया करते थे, अरे कि बेटा तू इसको छूना चाहता है, यानी स्वर को, क्या लताफत होगी, क्या मकाम होगा। वो फरमाते थे कि बेटा तू इसको छूना चाहता है, अरे बेटा ये तो देखने से मैला हो जाता है, राग तेरे आंखों में ना उतरा तो तू क्या गाएगा। तो मतलब कहने का है कि राग को जो है साक्षात रूप में देखा जाता है, रूहानियत के बेसिस पर। आपके घराने में ये मान्यता है कि फ़कत ध्रुपद गायन में ही नहीं बल्कि आलाप में भी 4 सेगमेंट्स होते हैं जी। अस्थाई, अंतरा, अभोग, संचारी। तो ये मेरे लिए तरह नई सी बात है, पहले इस पर रोकते जाने जरा से। सवाल ये है कि राग को हम जो है कॉम्बिनेशन नहीं मानते हैं, वो हम राग को पर्सनैलिटी के रूप में मानते हैं। इसलिए हम राग की बढ़त नहीं करते, हम राग का विस्तार करते हैं। बढ़त सरगम की होती है जो 5040 में जाके खत्म है, जिसका नाम विस्तार है वो अनंत है। समय के साथ कलाकारों के अपने अपने मूड के अनुसार, जो भी वातावरण है उसके अनुसार, बुजुर्गों का जो कौल है, जैसे कि हमारे परम गुरु बाबा स्वामी हरिदास जागुरु तानसेन जी ने फरमाया, अर्ज किया कि हुजूर सुर की शुद्धता का क्या मयार है, क्या मकाम है। आपने फरमाया जिसका जितना ईमान सच्चा उसका उतना सुर सच्चा। कि इसको आम तौर पर लोग ध्रुव तारा जो है उसके मानिंद इसको कहा जाता है कि ये उसकी यानी अटल है, अच्छा। और उसूलों का पूरा पाबंद है। तो जाहिर बात है कि जो बाउसूल होता है वो जब कदम रखता है तो बाउसूल कदम होता है। तो ध्रुपद को पद भी आप कह सकते हैं कि उसकी जो पद यात्रा है वो हक के ऊपर है, सत्य के ऊपर है। इसको पद भी कहते हैं, कदम भी कह सकते हैं आप, इसलिए ध्रुव पद। लोगों के सामने ये भी है कि ध्रुपद बहुत भयानक चीज है, हम खुद सुन के देखें कि कितना भयानक है, कितना
वीर बैलो पीर शाह मुरैद ये रूह का सिलसिला है, मशीनी का सिलसिला नहीं। लिहाजा हम मजबूर हैं इस सिलसिले में, क्योंकि हम चाहते हैं वो क्रीम दुनिया के सामने आए। वरना इस शब्दों के क्या है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं दुनिया में मौजूद हैं, बड़े अच्छे अच्छे विद्वानों के सिलसिले मौजूद हैं, लेकिन ये सीधे साधे के भजन है। मन विश्वनाथ जैसे मनावे देख याहू ने ननते, जहाँ जहाँ मन जावे शयन करत प्रयनाम जान, निद्रा लेत ज्ञान रे ध्यान, चलत फिरत प्रदक्षिण मन, जहाँ तहाँ मन आवे जावे। भजरे मन विश्वनाथ। बान वारों पहले गए ध्रुपद गायकी के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पृष्ठ उस्ताद रहीम फहीमुद्दीन खान डागर। इनसे संवाद के बाद हम भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का एक और पृष्ठ पलटते हैं और आगे बढ़ते हैं संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव विशेष की ओर। इसमें बात होगी विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक मोक्ष की नगरी काशी के बारे में। समय के साथ साथ काशी से बनारस, बनारस से वाराणसी, नाम तो कई बार बदले, पर महादेव की नगरी काशी की जीवन शैली पर समय का प्रभाव कम ही देखने को मिलता है। पुराने शहर में आज भी वो अतीत की सुगंध अनायास ही आपको यहाँ की ऐतिहासिकता का आभास करा देगी। चाहे वो पारंपरिक व्यंजनों की महक हो, घाटों पर भोर की चहल पहल हो, शाम के समय घाटों पर हो रही गंगा आरती हो, या घरों से आ रही हथकरघे की खटखट की ध्वनि हो, सब एक अद्भुत माहौल बनाते हैं। इसी कारणवश फिल्म निर्माताओं के लिए भी काशी केवल एक शूटिंग लोकेशन नहीं, बल्कि जीवंत शहर का पूरा अनुभव है। आज हम संस्कृति यात्रा के अगले पड़ाव विशेष में आपको दिखाएंगे IGNCA द्वारा निर्मित निर्देशक अर्जुन पांडे की फिल्म काशी की ऐतिहासिकता के कुछ महत्वपूर्ण अंश। काशी या वाराणसी दुनिया के ऐसे सबसे पुराने नगरों में से एक ऐसा नगर जो तब से वैभव से भरा रहा है जब दूसरे प्राचीन शहरों की कल्पना तक नहीं की गई थी। काशी क्षेत्र में इंसान के अस्तित्व की पहली निशानियां 12 लाख साल पहले तक मिलती हैं। पवित्र धार्मिक ग्रंथों, आस्थाओं और पौराणिक गाथाओं के जरिए भी हमें पता चलता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है। बिग बैंग और पृथ्वी के निर्माण के साथ ही अरबों साल के दौरान जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल बनी। पेंजिया यानी महाखंड नाम का महाद्वीप बट गया। लॉरेशिया और गोंडवाना का एक भाग एशिया इससे टकराया, जिससे हिमालय का जन्म हुआ। गंगा हिमालय से निकलकर मैदानी इलाकों को जीवन देने निकल पड़ती है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर सफर करते हुए पहली बार चुनार में विंध्य पर्वत श्रृंखला से मिलती है और दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखने के बजाय उत्तर में वाराणसी की ओर मुड़ जाती है, और इस लक्षण को अत्यंत शुभ माना जाता है। काशी क्षेत्र में मानव जीवन की पहली निशानियां बेलन घाटी में 12 लाख साल पहले मिलती हैं, जहां पाषाण काल वाले मानव के औजार मिले हैं। अन्य शहर सैन्य या राजनीतिक केंद्रों के तौर पर स्थापित हुए थे, लेकिन काशी के आज तक लगातार सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाले नगरों में से एक होने की एक वजह यह भी है कि इसकी बढ़वार व्यापार पर आधारित रही है और उसके साथ वो संसाधन जुड़ते रहे जिनकी जरूरत शिक्षा की एक पद्धति को संभालने, कलाओं, संगीत और संस्कृति को संरक्षण देने, और सबसे महत्वपूर्ण बात धर्म और आध्यात्मिकता की सहायता के लिए पड़ती है। जब चीन का एक यात्री फाहियान 5वीं सदी में
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान काशी और सारनाथ आया तो उसने यहां मिलने वाले 4 बड़े स्तूपों और 2 मठों के बारे में लिखा। शिव या विश्वनाथ के पहले दर्ज मंदिर का निर्माण 490 ईस्वी में हुआ था, यानी फाहियान की यात्रा के दौरान। काशी में आदि शंकराचार्य के आगमन से ब्राह्मण विचारधारा पुनर्जीवित हुई। यहां उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर अपने भाषण पूरे किए और अद्वैत की स्थापना की। उन्होंने भारत के 4 कोनों में पवित्र तीर्थों की भी स्थापना की। इससे पूरे देश में एक औपचारिक तीर्थ मार्ग बन गया। संत तुलसीदास ने काशी के घाट पर रामचरितमानस पूर्ण की, जो आज हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथों में से एक है। इससे शैववाद और वैष्णववाद के बीच का करीबी रिश्ता और मजबूत हुआ। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में मौजूदा विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। नगर ने फिर से अपना पूर्व गौरव प्राप्त किया और यहाँ की शिक्षा प्रणाली में फिर से जान डाली गई। माना जाता है कि 1760 और 1800 के बीच शहर में लगभग 500 मठों का निर्माण किया गया था। 1904 में महान समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय ने एक आधुनिक हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अभियान चलाना शुरू किया, जो प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं और आधुनिक विज्ञान के बीच लाभकारी अंतःक्रिया के लिए एक मंच मुहैया कराने वाला था। एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज दे दिया। अनंत काल से दूर दूर से लोग वाराणसी आते रहे हैं। इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ खींचता है और इसी वजह से पूरे भारत और पूरी दुनिया से लोग उस शहर में आते हैं जो समय की सीमाओं में कभी बंधा नहीं रहा। अभी आपने देखा मोक्ष की नगरी काशी की कहानी, जिसमें काशी की ऐतिहासिकता के बारे में बताया गया। जैसे काशी के जनजीवन में आज भी वहां की प्राचीन संस्कृति की झलक मिल जाती है, ठीक वैसा ही हमारे गांव के साथ भी है। विकास और आधुनिकता को अपनाने के बावजूद वहां की मिट्टी की सौंधी सुगंध आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। विकास और संस्कृति के बीच सामंजस्य बनाते हुए गांव की संस्कृति के संरक्षण का अनूठा प्रयास भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के माध्यम से। इसी प्रयास की झलक देखिए आज की यात्रा के आखिरी पड़ाव माटी सुगंध में। आज इसमें हम दिखा रहे हैं झारखंड के गांव अमदुबी को। अमदुबी गांव। अमदुबी एक मध्यम आकार का गांव है जो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के धाल भूमगढ़ ब्लॉक में स्थित है। एक ग्रामीण पर्यटन गांव के रूप में प्रचारित अमदुबी उन प्रतिभाशाली आदिवासी कलाकारों का घर है जिन्हें पारंपरिक पेंट कर स्क्रॉल पेंटिंग के लिए जाना जाता है। गांव में 54 चित्रकार परिवार रहते हैं जो महाकाव्यों, लोक कथाओं और गांव के जीवन से प्रेरित दृश्यों को पत्तों और पेड़ की छाल से बनाए गए स्क्रॉल पर चित्रित करने में कुशल हैं। स्मृति चिन्ह के रूप में घर वापस ले जाने के लिए आप कुछ अद्भुत पेंटिंग खरीद सकते हैं। अमदुबी ग्रामीण पर्यटन केंद्र गांव आदिवासी नृत्य, भोजन कला और संस्कृति का आनंद लेने के लिए खूबसूरत जगह है। अपने परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह एक बेहतरीन जगह है। तो अब संस्कृति यात्रा में विराम का समय हो चला है। आशा करते हैं IGNCA और संस्कृति मंत्रालय की संस्कृति यात्रा आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें बताइए, हमारा मेल ID है। आशा करते हैं कि अगले सप्ताह भी आप साथ होंगे संस्कृति यात्रा में। तब तक के लिए नमस्कार।